सभी साथियों का स्वागत है भारतीय विजन क्लासेस में। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हिंदी व्याकरण का छंद लेकर आए हैं। आज हम बहुत ही आसान तरीके से इस छंद टॉपिक को पढ़ेंगे। यह क्लास बिहार ए स्टेट के लिए बहुत ही स्पेशल है, साथ ही साथ झारखंड सीजीएल की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि उसमें भी छंद टॉपिक लगा हुआ है। इसके अलावा यूजीसी नेट, केबीएस, एनडीबीएस, आप अगर हिंदी की प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपका सिलेबस में हिंदी व्याकरण है और उसमें छंद लगा हुआ, तो बहुत ही बेहतरीन क्लास होने वाला है। संपूर्ण निचोड़ अध्ययन करेंगे, वो भी ट्रिक के साथ। और छंद का जो टेंशन आपके ऊपर रहता है, कौन सा छंद होगा, इसमें कौन सा छंद है, इस पंक्ति में कौन सा छंद है, तो छंद का सारा टेंशन भी आपका सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। तो सभी विद्यार्थी आज की इस क्लास से जुड़ जाएंगे। पहले जान लेते हैं छंद क्या है। हम ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं किए हैं, हम आसान तरीके से आपको समझाने का प्रयास किए हैं। वर्णों एवं मात्राओं के नियमित संख्या के विन्यास से काव्य में जो आहाद उत्पन्न होता है, उसे क्या कहते हैं? छंद कहते हैं। छंद की प्रथम चर्चा कहाँ हुई है? तो ऋग्वेद में हुई है। छंद की प्रथम चर्चा कहाँ हुई है? तो ऋग्वेद में हुई है। और वर्णों और मात्राओं का नियमित संख्या विन्यास से काव्य में जो आहाद उत्पन्न होता है, उसे ही क्या कहते हैं? छंद कहते हैं। चलिए, सबसे महत्वपूर्ण है, यहाँ से ही परीक्षा में तो अधिकतर प्रश्न आपको मिलने वाले हैं। छंद के अंग। तो छंद के अंग है सबसे पहले पाद या चरण, इसे पद, पाद या चरण कहते हैं। अब ये पद, पाद या चरण जो है, ये इसके दो भाग हैं, एक सम चरण, एक विषम चरण। काव्य में याद रखिएगा, जो काव्य की पंक्ति होती है चार चरणों, सभी क्योंकि छंद में चार चरण माने गए हैं, तो काव्य की पंक्ति में दूसरे और चौथे चरण को क्या कहते हैं? समचरण कहते हैं। क्या कहते हैं? समचरण कहते हैं। आगे आपको ये भी बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। और काव्य में प्रथम और तृतीय चरण को क्या कहते हैं? तो विषम चरण कहते हैं। क्या कहते हैं? विषम चरण। दूसरा है मात्रा या वर्ण। इसमें एक लघु मात्रा, एक गुरु मात्रा होता है। लघु मात्रा को एक में गिनते हैं, यानी उसको एक गिनते हैं, और गुरु जो मात्रा होता है उसे कितना गिनते हैं? तो गुरु को दो गिनते हैं। दो का साइन ऐसे होता है, इसको दो में गिना जाता है, एक तो एक जैसा ही रहता है। इसे ही ह्रस्व वर्ण या गुरु वर्ण या दीर्घ वर्ण भी कहते हैं। दीर्घ वर्ण को दो संख्या में गिनते हैं और ह्रस्व वर्ण को एक संख्या में गिनते हैं। तो काव्य के पंक्ति में स्वर वर्ण में चलेगा। पहले स्वर में चलिए, तो कौन कौन लघु होते हैं काव्य पंक्ति में, यानी कौन कौन से वर्ण हैं जो लघु होते हैं? तो य, ई और हर्षऊ, य, ई और हर्षऊ, और जितने भी व्यंजन वर्ण हैं, सभी व्यंजन वर्ण अ, ई और हर्षऊ, ये क्या होते हैं? तो ये सभी होते हैं लघु वर्ण। यानी इसकी मात्रा में अगर गणना करते तो कितना गिनते? इसे एक गिनते हैं। जबकि गुरु वर्ण में क्या होता है? इसमें जो है दो मात्रा में गिना जाता है। तो इसमें जो आ, दुर्गई, दुर्गाऊ, ए, आ, ओ, आओ और री, इसकी मात्रा कितनी होती है? तो दो होती है। इसकी मात्रा कितनी होती है? दो। जबकि य, ई, हर्षऊ और जितने भी व्यंजन वर्ण होते इसकी मात्रा एक में गिना जाता है। अब चलिए तीसरा गण, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो गण जो है बहुत महत्वपूर्ण है, और वार्णिक जो वर्णिक छंद है उसमें इसका बहुत बड़ा योगदान रहेगा। तो गण में होता है यगन, मगन, तगन, रगन, जगन, भगन, नगन, सगन। इसको याद करना पड़ेगा। इसका जो संख्या है इसे भी आपको याद रखना होगा, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। बिहार स्टेट में संख्या के माध्यम से भी दे दिया था। तो संख्या जैसे हम लिख दिए 2 2 2 1 2 2, तो इसको कैसे है? इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, एक एक दो। अगर दो दो को लिखना हो तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। हम आपको बताएं, इसको दो में गिना जाता है, इसलिए गिनती के चलते हम ऐसा लिख दिए हैं। यानी यगन में 1 2 2 है, तो एक लघु मात्रा, दो गुरु मात्रा है। मगन में तीनों गुरु मात्रा है। तगन में प्रथम दो गुरु मात्रा है और एक लघु मात्रा है। रगन में गुरु, लघु, गुरु है। जगन में लघु मात्रा, गुरु मात्रा, लघु मात्रा। तो इस तरह ये सभी एक, हम आपको बताएं कि लघु को एक में गिना जाता है और गुरु को दो में गिना जाता है, दो संख्या में। अब याद रखिएगा, गणों के प्रयोग से ही छंद का निर्माण होता है। यानी गणों के प्रयोग से ही क्या होता है?
तो इसे याद रखिएगा, याद रखिएगा गण का बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, आप आगे पढ़िएगा तो समझ में आएगा। तो इसे भी आपको याद करना है, याद करना भी बहुत आसान है। यगन मगन तगन रगन जगन भगन नगन सगन, तो इसको क्या करना होगा, याद रखना होगा किसका क्रम कहाँ है। अब यति का मतलब होता है विराम। काव्य की पंक्ति में याद रखिएगा विराम लेना पड़ता है, जहाँ आपको देखिएगा जहाँ पर जिसे बोलते हैं अर्धविराम या कोमा आता है उस, तो वहीं पर विराम होता है। यति का मतलब होता है विराम। इससे भी बिहार स्टेट में क्वेश्चन आ गया था कि यति का अर्थ पूछा था, तो यति का अर्थ क्या होता है, या तो ये से सवाल ऐसे पूछा था, काव्य में जब विराम लेना होता है तो उसके लिए कौन सा शब्द प्रयोग होता है, यति। गति मतलब लय, और तुक याद रखिएगा काव्य की पंक्तियों का अंतिम वर्ण एक जैसा होता है। जैसे आप कबीरदास का पंक्ति पढ़े होंगे, ऐसी बानी बोलिए मन का पक होय, अंत में यह है औरन को शीतल करे आपू शीतल होय, अंत में यह आया खोय ओय, खोय यह आया, इसमें भी दूसरा में भी आया, यही है तुक मिलना। आप शायरी पढ़े होंगे तो शायरी में जब तक तुक नहीं मिलता तब तक शायरी अच्छा नहीं लगता है। तो उसी प्रकार काव्य के पंक्ति में जब तुक मिलता है, अंतिम वर्ण एक जैसा मिलता है, तो क्या होता है, पढ़ने में भी मजा आता है और उसमें लय भी आ जाता है। अब देखिए जो गण है यगन मगन तगन रगन, इसे याद करने का ट्रिक कैसे है, इसके याद तो करना पड़ेगा ऐसा ही, परंतु इसकी जो संख्या है इसे किस प्रकार याद करें, तो इसको हम आपको याद कराने का भी ट्रिक दिए हैं। सबसे पहले आपको ये 4 याद करना अनिवार्य होगा। यगन मगन तगन रगन को अगर आप याद कर लीजिएगा तो यगन मगन तगन रगन को याद कर लीजिएगा, उसके बाद जगन भगन नगन सगन को याद करना आसान हो जाएगा। तो देखिए किस प्रकार इसको लेके चलते हैं। इसको ऐसे हम किए हैं, यस थोड़ा से छोटा कर दे तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा किस प्रकार हम इसको लेने का प्रयास किए। देखिए यस, तो यस में कौन है, तो ऊपर वाला य है और नीचे वाला स है। अब देखिए यगन वाला याद रखना पड़ेगा, यगन का क्या होता है, तो पहला लघु 2 गुरु होता है। अब जस्ट जब सगन में जाइएगा तो सगन में क्या होता है, एक सेकेंड रुक जाइएगा। तो देखिए इसमें क्या होता है, य को हम स से जोड़े हैं, तो हम आपको बोले ये 4 याद कर लीजिएगा, 4 याद कीजिएगा, बाकी 4 आपको ट्रिक से हम याद करवा देंगे। तो कैसे याद करना है, तो जैसे य और स को एक साथ रखे, यस, य से यगन, स से सगन, म को हम रखे न से, यानी म न मगन नगन, त को भ से तो तब लिखे, यानी तगन मगन एक साथ, तगन भगन एक साथ है, और रगन जगन एक साथ है। देखिए आप एक याद कर लीजिएगा, मान लीजिए इससे याद कीजिएगा, यगन को याद कीजिएगा, पहला क्या होता है, तो 1 2 2 होता है। 1 2 2 का मतलब क्या हुआ, देखिए इसका मतलब होता है 2 मात्रा, इसका मतलब होता है 1 मात्रा, जो हम आपको बता चुके हैं। तो 1 2 2, जब सगन में जाइएगा तो जस्ट इसको क्या करना है, जो 2 2 है ये 1 1 में बदल जाएगा और पहले चला जाएगा, और 1 है 2 में बदल जाएगा बाद में चला जाएगा। देखिए इसे यहाँ हो गया, ये दोनों 1 1 में बदल गया, पहले हो गया, और ये 2 में बदल गया बाद में हो गया। देखिए ये हो गया। अब देखिए उसी तरह मगन का है, मगन का तीनों क्या होता है, मगन में तीनों क्या होता है, तो तीनों गुरु वर्ण होता है, तो तीनों गुरु, तो नगन में तीनों क्या हो जाएगा, इसका जस्ट उल्टा करेंगे, तीनों क्या हो जाएगा, तो एकक मात्रा का हो जाएगा। अब तगन में देखिए, तगन में क्या था, 2 गुरु 1 लघु, यानी 2 2 1। अब इसको जब इधर ले गए, इसमें एक थोड़ा सा ज़्यादा लिखा गया है, इसको एक न पढ़ेंगे, इसमें 2 ही है। अब देखिए अब ये 2 जो है, ये जो 2 है ये बदल जाएगा, तो 2 बदल जाएगा, इधर 2 हो गया और इधर लेक इधर आ गया, तो देखिए यहाँ ये हो गया, 1 ओवर हो गया, वो गलती से लिखा गया, इसको ना पढ़ेंगे, इतना ही पढ़ेंगे। इसके बाद देखिए रगन, रगन में क्या होता है, किनारे किनारे, यानी 2 1 2 होता है। और जब जगन में जाएंगे तो क्या करना है, इस दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा, 1 1, और जो 1 है उसके स्थान पर 2 आ जाएगा। तो इससे क्या होगा कि आप अगर आप 4 याद कर लीजिएगा, अगर आप ये 4 याद कर लीजिएगा, यगन मगन तगन रगन को, तो ये आपको उसी के ट्रिक के आधार पर याद हो जाएगा। कैसे याद रखना है, यस मन तब रज, यस मन तब रज, ये ट्रिक है याद करने का। यस में यगन है तो सगन खाली अंतर है, एक में 1 2 2 है, उसी को पलट देना है तो 2 1 1 हो जाएगा, है ना। सबको खाली क्या करना, पलट देना है, क्या करना है, पलट देना है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि यगन मगन तगन रगन जो गण है इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहने वाला है। अब छंदों में जो वर्णों की जो गणना होगी उसे गिनने का, किसको हम 1 गिनेंगे, किसको 2 गिनेंगे, हम आपको तो पहले बता दिए, जो ह्रस्व स्वर होते हैं उसको 1 में गिना जाता है, यानी लघु वर्ण को 1 में गिना जाता है, और गुरु वर्ण को जो है उसको 2 में गिना जाता है। इसके भी याद रखिएगा, जिसमें भी यह हर्षई या हर्षऊ की मात्रा किसी भी स्वर में रहे, चाहे स्वर
ये अभी इसमें कोई मात्रा नहीं, जब इसमें ये चढ़ा दिए, इसमें भी है, इसमें क्या अ लगा हुआ है। जैसे हम क बोले, क में क्या है, अ है ना, क में अ है। अब जैसे की लिखे तो की में ई लगा कि नहीं, की में ई है। कू लिखे, कू में क्या है तो ऊ लग गया। इसे आपको याद रखना है, कैसे आप याद रखिएगा तभी क्या होगा, समस्या नहीं होगा। अब देखिए किस प्रकार गणना करते, क्योंकि गिनने का ही तरीका बहुत सारे विद्यार्थी नहीं जानते किस प्रकार गिने, तो गिनने का भी तरीका आपको बता देंगे। जितने भी मूल स्वर है, मूल स्वर में देखिए य ई उ, इसमें री नहीं होगा, री नहीं होगा, है ना। अ ई उ को एक मात्रा में गिना जाता है। क्या चीज में गिना जाता है, एक मात्रा में। मूल स्वर को एक मात्रा में गिना जाता है, और दीर्घ स्वर यानी गुरु स्वर को दो मात्रा में गिना जाता है। इसमें कौन कौन आ जाएंगे, अ आ ई हर्षऊ ए आ ओ आ, और एक जो री है वो भी, इसको भी दो मात्रा में गिना जाता है। अब व्यंजन को भी आएगा, क ख ग घ अंग जो भी आएगा, जितना भी व्यंजन है ह तक, अंतर से लेकर ह तक जितना भी व्यंजन है, सभी व्यंजन को क्या करना होगा, सभी व्यंजन जो है वे सभी की मात्रा एक ही है। क्या है, एक ही मात्रा है। हाँ, उसके साथ मान लो अगर हम कोई व्यंजन आया क के साथ अगर ए से लगा हो हर्षई, तो हर्षई आपको ई के मात्रा कितना गिन रहे हैं, ई को हम एक ही गिन रहे हैं, तो ये भी एक गिनाएगा। अगर आ गया कु, इसको इसमें उ लगा, वो उ की भी मात्रा कितनी, एक है। तो अ ई उ जिसमें भी लगा रहेगा, जिस व्यंजन में, वो भी एक ही गिना जाएगा, और नहीं भी लगा रहेगा तब भी एक ही गिना जाएगा। और अगर गुरु लगा मिलेगा तो उसमें क्या गिना जाएगा, उसको दो गिना जाएगा। मान लो अगर सबसे पहले अगर आ है तो का रहेगा तो दो मात्रा, की है तभी दो मात्रा, अगर कु है दो मात्रा, के है दो मात्रा, का है दो मात्रा, को है दो मात्रा, और काव भी है तो दो मात्रा। ये क्या हो, सभी दो मात्रा में गिने जाएंगे। तो ये भी याद रखिएगा, हम क से उदाहरण दिए हैं, परंतु गिनने का यही तरीका है, जिसके साथ भी ये लगा रहे। अब ये तो जान गए व्यंजन हमेशा क्या होता है, एक मात्रा में गिना जाता है। व्यंजनों के साथ मूल स्वर आने पर मात्रा एक ही गिना जाता है। व्यंजनों के साथ मूल स्वर आने पर मात्रा एक ही गिना जाता है, सही बात है। क के साथ मूल स्वर कौन कौन है, अ ई उ, अ ई उ, तो ये मूल स्वर है। अब मूल स्वर अगर व्यंजन के साथ आएगा, कोई भी क के साथ आएगा तो का ये हुआ, क के साथ ई आया तो ई रहा, की रहा सही से, और क के साथ अगर हर्षऊ रहा तो एक कहा जाता है ना, कमा से कु ऐसे पढ़ते हैं ना, तो ये रहा मात्रा, तो इसको भी क्या एक ही गिना जाएगा। और अगर दीर्घ स्वर आ जाएगा तो दो गिना जाएगा, जो अभी हम आपको बताएं का करके का से। अब जैसे यहाँ एक उदाहरण दे, किसी, उदाहरण भी हम दे दिए हैं, किसी। अब देखिए इसमें देखिए ई की मात्रा है, और सी में क्या है, तो इसमें दुर्गा ई की मात्रा है, तो हर्षई की मात्रा है तो इसको एक गिना गया, एक है, और दुर्गा ई की मात्रा सी में है तो इसको कितना गिना गया, दो गिना गया। ये गिनने का तरीका याद रखिए, जब तक गणना करने नहीं जाएंगे तो आपको मात्रिक छंद में दिक्कत होगी। मात्रिक छंद सब गणना पर ही चलता है। अब अगला नियम क्या है, किसी भी वर्ण में अनुनासिक लगा रहेगा। जैसे इस प्रकार है, कंग खंग, मतलब अनुनासिक। अनुनासिक मतलब जो चंद्र बिंदु जिसको बोलते हैं, चांद पर एक बिंदु, तो चंद्र बिंदु जैसा आपको मिलेगा, जैसे रंग, कंचन, इस तरह रहेगा। अगर ये चंद्र बिंदु दिखेगा, ये दोनों, तो उसको एक गिनेंगे। और अगर अनुस्वार रहेगा, जैसे रंग, चंद्र बिंदु नहीं सिर्फ बिंदु रहेगा, है ना, रंग, रंगोली, तो ये दो मात्रा में गिना जाएगा। किसी भी वर्ण के साथ रहे, चाहे स्वर वर्ण हो या व्यंजन वर्ण हो, अगर ये अनुस्वार है यानी बिंदी है तो कितना गिना जाएगा, तो दो मात्रा में गिना जाएगा। आगे चलते हैं, किसी भी लघु वर्ण के साथ अधूरा वर्ण आने पर उसकी मात्रा एक ही गिना जाता है। देखिए कोई भी लघु वर्ण है, किसी भी वर्ण, लघु वर्ण, जैसे स्वर, अब यहाँ सर व है, स व को एक ही गिनेंगे, क्या करेंगे, एक ही गिनेंगे। श्रम, स में स, इसमें भी इसको स्र को एक ही गिनेंगे, यहाँ पर एक ही गिनेंगे, यानी अधूरा वर्ण रहेगा तो दोनों एक ही गिनाएगा। लेकिन यहाँ एक, अब यहाँ देखिए, किसी भी गुरु या दीर्घ वर्ण के साथ अधूरा वर्ण आने पर दो गिना जाता है। अब गुरु वर्ण जैसे रहेगा, है ना, जैसे ईश्वर में क्या था, स व था, स व था, तो ये तो लघु वर्ण था ना, श्रम था, तो श्रम जो है अध स और र मिलकर श्र बनता है, तो इसमें पता नहीं, इसमें तो साफ साफ पता चल रहा है अधस्स और व है, तो ये लघु वर्ण है ना, वह मतलब व्यंजन वर्ण, मतलब एक ही मात्रा में है ना, तो इसको एक गिना गया। लेकिन अगर लघु वर्ण गुरु वर्ण रहेगा, जैसे स और वा हो गया, अब यहाँ स और व था तो स व में एक गिने, अधूरा वर्ण था। अब स व के साथ यहाँ देखिए गुरु वर्ण आया,
तो इसको 2 गिनेंगे। क्या गिनेंगे? 2 गिनेंगे। कुल मिलाकर सारा जो खेल है याद रखिएगा, ये जो मूल स्वर है, मूल स्वर ला जो भी आएगा मूल स्वर यानी अ, ई और उ, ई जिसमें भी रहेगा वो एक मात्रा, और आ, दुर्गा ई, दुर्गा उ, ए आ ओ औ जिसमें भी रहेगा वो 2 मात्रा। इसी का तो सारा खेल है। अब एक और पॉइंट है, किसी भी अधूरा वर्ण जैसे रहे, जहां पर मान लीजिए जैसे लिए हम इससे लेते ताकि आपको ज्यादा समझ में, सुस्वागत होता है ना, तो ये तो 2 मात्रा है, ठीक है। अब यहाँ अगर इस तरह का अधूरा वर्ण मिले, ये अधूरा वर्ण, इसके पहले कोई भी वर्ण हो, चाहे वो लघु वर्ण हो, चाहे वो गुरु वर्ण हो, उससे हमको मतलब नहीं है। यानी या तो व्यंजन वर्ण हो, कुछ भी हो, तो याद रखिएगा अगर ये अधूरा वर्ण के पहले अगर कोई है लगा हुआ तो उसको 2 गिना जाता है। ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण, यहाँ गलतियां हो सकती है। जैसे त य है, अब त य के पहले स है, स तो 1 गिनेंगे, परंतु अध त य के पहले आ गया है यानी अधूरा वर्ण के पहले है, तो इसको 2 में गिनेंगे। कितना में गिनेंगे? इसको 2 में गिनेंगे। तो याद रखिएगा, देखिए यहाँ प्रिय, अब यहाँ 1 क्यों गिने? क्योंकि यहाँ इसके पहले कोई नहीं है, तो यहाँ अधूरा वर्ण वाला हम बोले थे कि 1 गिनाएगा। प्रिय पति, देखिए यहाँ सिखाएं किस प्रकार गिनना। पति, प 1 वर्ण, हर सही से है तो 1 वर्ण, वह में भी दोनों जैसे 1 वर्ण। में देखिए ए आया, 2 वर्ण हो गया। रा में भी देखिए हम यहाँ 2 वर्ण होगा, मिस्टेक हो गया, 2 वर्ण होगा, ठीक है। प्राण, प्राण में देखिए हम आपको बोले थे अधूरा वर्ण में अगर आ है, आ लगा हुआ है ना, यानी गुरु वर्ण है ना, तो ये 2 गिनाएगा और ना 1 गिनाएगा, 1 गिनाएगा। कहाँ? अगर यहाँ बिंदु है, अगर यहाँ बिंदु है तो 2, और अगर चंद्र बिंदु तो 1 ही गिनाएगा। यहाँ कितना गिनाएगा? 1 गिनाएगा। और है में देखिए आय लगा हुआ है ना, आय, ए आय, तो ये 2 गिनाया। तो इस प्रकार गिनती होती है। मात्रा की गणना से देखिए मात्रिक छंद में मात्रा की ही गणना का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो इसे आप याद करने का अगर ट्रिक जान गए तो आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा किस प्रकार किसको कितना गिनना है। अब हम आगे बढ़ते छंदों के प्रकार की चर्चा करते हैं। तो छंद के प्रकार हैं, परंतु महत्वपूर्ण तो वर्णिक छंद और मात्रिक छंद ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि वर्ण विरित छंद वार्णिक छंद के ही अंतर्गत आता है। मात्रिक छंद को मात्रा के गणना के आधार पर, और वार्णिक छंद वर्ण गणना के आधार पर। एक मुक्त छंद होता है जिसमें वर्णों और मात्राओं की गणना का कोई प्रतिबंध नहीं रहता। अब देखिए इस एक करके समझते हैं। वर्णिक छंद किसे कहते हैं? वर्ण गणना के आधार पर जो छंद रचा जाता है उसे वर्णिक छंद। वर्ण विरित छंद यानी वर्णों के गणों में बंध कर, गणों जो बोले थे यगन मगन तगन रगन जो बोले थे, उसके आधार पर जिसकी रचना होती है उसके वर्णिक विरित छंद कहते हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण है। मात्रिक छंद मात्रा की गणना के आधार पर, इसमें भी मात्रिक छंद में भी याद रखिएगा मात्रा की गणना के आधार पर, क्योंकि इसमें महत्वपूर्ण होगा। आप जो गिनने के लिए अभी आपको सिखा रहे थे किस प्रकार आपको मात्राओं की गणना करना है, तो वो इसके आधार पर ही चलेगा मात्रिक छंद। अब मुक्त छंद में कोई गणना नहीं होती, ये सभी से मुक्त होता है। अब देखिए एक करके चलते हैं। एक महत्वपूर्ण बिंदु है, छंद में प्रत्येक पंक्ति को चरण पाद या पाद कहते हैं। चरण पद या पाद कहते हैं छंद की प्रत्येक पंक्ति को। अब सबसे पहले मात्रिक छंद में एक छंद की चर्चा करते हैं। सबसे पहले चौपाई में चलते हैं। चौपाई एक मात्रिक छंद, याद रखिएगा। इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्रा होते हैं। याद रखिएगा छंद में कुल 4 चरणों के छंद होते हैं, 4 चरण होते छंद में, तो प्रत्येक चरण में कितनी मात्रा? 16 मात्रा। यह कैसा छंद है? तो एक सम छंद है, मात्रिक सम छंद है। चरण के अंत में क्या है? तो जगन और तगन कभी नहीं आता है, यानी चौपाई जो है इसके चरण के अंत में यानी चौथा चरण में जगन और तगन कभी नहीं आता। अब देखिए इसमें तुक कैसे है, अभी हम आपको तुक बताए थे, देखिए यहाँ आप समझा दे रहे तुक को इसके माध्यम से। देखिए तुक कहाँ है? 1 और 2 में तुक है, 1 2 में, और 3 और 4 में तुक है। देखिए ये पहला, ये प्रथम चरण, ये दूसरा चरण। प्रथम चरण में आज में देखिए नी, इसमें देखिए नी, इसको अगर लेके चलेगा तो बानी, आनी आ रहा है, बानी, आनी इसमें लगा हुआ है, मानी इसमें भी आनी लगा, तो यही तुक है, यानी अंतिम वर्ण मिलता है। अब देखिए इसमें भी तीसरा चरण और चौथा चरण। कुठारू, रू है, कुठारू पहारू, एक जैसा लग रहा है, कुठारू यानी तुक मिल रहा है ना, कुठारू पहारू ये मिल रहा है, तो यही चीज़ है तुक। तो इसमें जो तुक होता है पहला दूसरा का, पहला चरण प्रथम और द्वितीय चरण के बाद तुक होता है, और तृतीय चौथे चरण के बाद तुक होता है।
अब इसकी गणना किस प्रकार करना है, देखिए अभी गणना भी हम करने के लिए बताए भी हैं। इसका नोट्स जिसको भी चाहिए वो ले सकते हैं। देखिए बीहसी में देखिए इसमें क्या बताए थे, कुल 16 मात्रा, और ये सम छंद है, यानी जितनी भी चरण है, पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा चरण, सभी 16-16 मात्रा के। मात्रा कैसे गिनेंगे, एक देखिए बी में एक, ह में एक, सी में एक। देखिए बी में ई था, ह में अ था, ई और सी में ई था, तो ई अ ई अभी बताए थे ना, अ हर्षई और हर्षऊ, इसको एक मात्रा में गिना। लखन में भी देखिए एक मात्रा ऊ है, ऊ लगावत एक मात्रा, बो ओ आ गया ना, बो दो मात्रा, ले ये आया, ये भी दो मात्रा है। अब देखिए मृ इसमें एक मात्रा, दू एक मात्रा, बानी आ गया, आ गुरु मात्रा दो, नी में भी दो। तो इस प्रकार इसको गिना जाता है 16 मात्रा। इसको देखिए आप आराम से गिन सकते हैं। तो बहुत ही आसान है गणना करना, बस आपको सीख लेना है। सीख जाइएगा तो आप आराम से गिन सकते हैं मात्राओं को। तो किस प्रकार देखिए हम सब बता दिए किस प्रकार गिने हैं। पुनी पुनी देखिए पुनी पुनी, तो ये चौपाई की है, ये जो है ये रामचरितमानस का अंश है, यानी रामचरितमानस का यह पंक्ति है, तुलसीदास जी का पंक्ति है। बिहसी लखन बोले मृदु बानी, अहो मुनिसु महाभट मानी, पुनी पुनी मोहि दिखाऊ कुठारू, चाहत उड़ावन फूकी पहाड़ू। तो देखिए पू में ऊ था, नी में ई था, एक एक मात्रा गिने। तो आराम से आप जान सकते हैं, मोही ओ आ गया तो एक मात्रा, दो मात्रा, ई आया तो एक मात्रा, देखाव में ए है तो दो मात्रा, आ है इसमें तो ये दो मात्रा, वह है तो एक मात्रा, कुठारू में कू है, हर्षऊ से है ना तो एक मात्रा, ठा में आ है दो मात्रा, रू में देखिए हर्षऊ है तो एक मात्रा, चहत एक मात्रा, उड़ावन में देखिए ऊ तो ऐसी है तो एक मात्रा, डा इसमें आ लगा हुआ है दो मात्रा, व में अ है तो एक मात्रा, न में भी न भी एक मात्रा। फूकी हम आपको बताए थे कि अगर चंद्र बिंदु रहे और अगर वो लघु स्वर रहे, लघु स्वर रहेगा और चंद्र बिंदु रहेगा तब। अब यहाँ तो गुरु है ना, ये गुरु वर्ण है, तो गुरु वर्ण है तो इसमें क्या हो गया, ये दो मात्रा में गिना गया। अगर यहाँ हर्षऊ से रहता तो इसको क्या करते, इसको एक मात्रा में गिनते। हर्षई से है की में तो एक मात्रा, प में एक मात्रा, हा में आ है तो दो मात्रा, रू में ऊ है तो एक मात्रा। तो इस प्रकार इसे क्या करता है, गिना जाता है। चौपाई याद रखिए किस प्रकार परीक्षा में प्रश्न आता है। मान लीजिए एक पंक्ति देगा, पूछेगा इसमें कौन सा छंद है, कौन सा छंद है, तो आप कैसे जान पाइएगा, आप जब तक इसकी गणना करना, गिनना, मात्राओं को गिन नहीं पाइएगा तब तक आप नहीं बता पाइएगा इसमें कौन सा छंद है। तो गिनना अनिवार्य है, मात्रिक छंद आएगा तो आपको गिनना होगा। अब देखिए चौपाई में जो होता है विराम, जो होता है चरण के अंत में होता है, चरण के अंत में चौपाई में विराम होता है, प्रारंभ होता है, चौपाई का अंत जो है अंत में होता है, यानी चरण के अंत में चौथा चरण में होता है। अब मात्रिक सम छंद प्रत्येक चरण में बराबर मात्रा, मात्रिक सम छंद उसे कहते हैं जिस छंद के प्रत्येक चरण में बराबर मात्रा होती है। अब विषम छंद सभी मात्राएं भिन्न होती हैं, उसे विषम छंद कहते हैं। अब चलते हैं रोला की ओर। रोला में प्रत्येक चरण में 24 मात्रा, ज़्यादा आपको याद कर रखना किसमें कितनी मात्रा होती है। ये भी मात्रिक सम छंद है और इसमें दो चरणों के बाद तुक होता है। अब देखिए इसका तुक किस प्रकार चलता है। प्रथम, अब इसमें इसकी मात्रा जो है 24 मात्रा किस प्रकार रहती है इसे भी याद रखिएगा। इसको जो मात्रा है 11-13, प्रथम चरण 11, द्वितीय चरण 13, तृतीय चरण फिर 11 और चतुर्थ चरण फिर 13, यानी 11-13 24 मात्रा हो जाता है। तो देखिए यहाँ चलते हैं। प्रथम तृतीय 11 मात्रा, 11-11 मात्रा है, द्वितीय चतुर्थ 13-13 मात्रा है, तो 11-13 का इसमें कॉम्बिनेशन है रोला में। इसको भी देखिए गिनना है। देखिए जो जग हित पर प्राण निछावर है कर पाता, जिसका तन है किसी लोकहित में लग जाता। हम बोले दो चरणों पर तुक है, तुक यहाँ लग गया है, पाता जाता। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा इसकी भी गणना अब आपको बता दी है। जो में देखिए ओ है तो 2, ज 1, ग 1, ही है हर्षई से था इसलिए 1, त 1, प 1, र 1, प्राण। हम आपको कहते हैं अधूरा अगर शब्द रहता है, अधूरा शब्द रहता है, लेकिन अगर वो गुरु वर्ण है, देखिए प्रा आ है ना, गुरु है ना इसमें, तो ये गुरु है तो ये 2 गिना जाएगा, न 1, नी 1, छा में आ था 2, व में 1 है 2, क 1, र 1, पाता, पाता देखिए पा में आ, ता में आ तो 2 2। तो इस प्रकार इसको गिना जाता है। तो जब तक आप गिनना नहीं जानिएगा तब तक आप नहीं समझ पाइएगा इसमें कौन सा क्या है, कौन सा छंद का प्रयोग है इस पंक्ति में।
अगला है तीसरा है बरवे छंद, कुल मात्रा 19। बरवे छंद कुल मात्रा 19। ये मात्रिक अर्धसम छंद है, मात्रिक अर्धसम छंद है। प्रथम और तृतीय में इसमें 12-12 मात्रा होती है और द्वितीय और चतुर्थ में 7-7 मात्रा। और 12-7 कितना हो गया? तो 19 हो गया, कुल मात्रा 19। अगला है दोहा, दोहा इसमें कुल मात्रा 24। ये मात्रिक अर्धसम ये भी है। प्रथम और तृतीय में 13-13 और चतुर्थ द्वितीय और चतुर्थ में 11-11 मात्रा होते हैं, यानी 11-13 का, इसमें 13-11 का, सॉरी 13-11 का कॉम्बिनेशन चलता है। दोहा में 13-11, दोहा में क्या? तो दोहा में याद रखिएगा 13-11 का कॉम्बिनेशन चलता है। इसका देखिए एक उदाहरण यहाँ दे दिए हैं, मातु पितहि जनि सोचन बस। देखिए यहाँ से यहाँ तक कितना हुआ? 13, और यहाँ से यहाँ तक कितना हुआ? 11। आप गिनने के लिए आप जान ही गए किस प्रकार गिनना है, तो इस प्रकार आपको क्या करना है? गणना करना है। अगला है सोरठा। अब देखिए दोहा और सोरठा याद रखिएगा, दोहा और सोरठा जो है इसको याद रखिएगा, एक दूसरे के क्या होते हैं? तो विपरीत होते हैं। किस प्रकार विपरीत होते हैं? तो दोनों में 24-24 मात्रा होती है। दोहा का 13-11 चलता है और सोरठा का 11-13, बस यही अंतर है। यानी दोहा का पहला प्रथम चरण 13 होता है, जबकि सोरठा का प्रथम चरण 11 होता है, 11 मात्रा का। अब इसमें देखिए वो तो हम बता ही दिए, अब इसका उदाहरण यहाँ देख लीजिए। निज मन मुकुर सुधार श्री गुरु चरण सरोज रज, यानी उल्टा कर दें इसको, अगर पढ़ेगा इसे श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, बरनो रघुवर विमल जस, जो दायक फल चार। तो इसको हम उल्टा लिख दिए। अब इसको गणना के लिए देखिए, यहाँ से यहाँ तक 11 वर्ण और यहाँ से यहाँ तक 13 वर्ण, यानी इसमें 11 और 13 का क्या होता है? कॉम्बिनेशन रहता है, जबकि दोहा में 13-11। ये कंफ्यूजन आपको हो जाएगा, क्योंकि परीक्षा में कई बार यहाँ से प्रश्न पूछकर विद्यार्थियों को फंसा देता है। किसमें, यानी किसमें 13 और 11 जो होता है कॉम्बिनेशन किसमें होता है, तो पूछ देगा और आपको दोहा और सोरठा दोनों दे देगा, तो आप वहाँ मिस्टेक कर सकते हैं। दोहा में 13-11 जबकि सोरठा में 11-13। अगला छंद है हरि गीतिका छंद। इसमें कुल मात्रा 28, मात्रिक समछंद है। चरण के अंत में लघु गुरु का प्रयोग रहता है, यानी चरण के अंत में क्या आता है? लघु और गुरु आता है। इसका कॉम्बिनेशन कैसे है? तो प्रथम चरण और तृतीय चरण, प्रथम तृतीय में 16-16 मात्रा और द्वितीय चतुर्थ में 12-12 मात्रा होता है। अब यहाँ देखिए उदाहरण लिए, कहती हुई जो उतरा के नेत्र जल से भर गए। अब यहाँ से यहाँ तक देखिए 16 मात्राएं हैं और यहाँ से यहाँ तक कितनी मात्राएं हैं? तो 12। हिम के कणों से पूर्ण मानो, यहाँ से यहाँ तक 16 मात्राएं हैं और यहाँ से यहाँ तक 12। तो अभी हम आपको क्या बोले? प्रथम ये हो गया, तृतीय ये हो गया, तो प्रथम तृतीय में 16-16 मात्रा और ये देखिए द्वितीय और चतुर्थ में 12-12 मात्रा। तो ये क्या है? 16-12 का इसमें क्या है? कॉम्बिनेशन है। और इसमें कुल कितने मात्राएं होती है? तो 28। अगला छंद है उलाला, कुल मात्रा इसमें भी 28। ये मात्रिक अर्धसम छंद है। इसमें जो होता है प्रथम और तृतीय, प्रथम और तृतीय में 15-15 मात्रा और द्वितीय और चतुर्थ में 13-13 मात्रा। इसका कॉम्बिनेशन कैसे चलता है? 15-13 का चलता है। 15-13 कितना होता है? 28। तो कुल मात्रा 28। अगला छंद है छप्पई छंद। याद रखिएगा, यहाँ से बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। छप्पई छंद होता है, इसको संयुक्त मात्रिक छंद भी कहते हैं। इसमें कुल मात्रा 24 और 28 का जोड़कर होता है, क्योंकि जो छप्पई छंद है रोला और उलाला के मिलने से होता है। रोला प्लस उलाला बराबर छप्पई। याद रखिएगा, परीक्षा में यहाँ से पूछ सकता है छप्पई छंद किन दो छंदों के मिलने से बनती है? तो रोला और उलाला, रोला और उलाला। इसमें 4 रोला होते हैं, 4 चरण रोला के होते हैं और 2 चरण उलाला के होते हैं। तो रोला के 4 चरण 24 मात्रा वाले और उलाला के 2 चरण 28 मात्रा वाले। तो रोला और उलाला मिलकर किसका निर्माण करते हैं? छप्पई छंद का निर्माण करते हैं। और देखिए छप्पई छंद में प्रथम 4 चरण रोला होता है तथा अंतिम 2 चरण क्या होता है? उलाला होता है। अब यहाँ उदाहरण भी देखिए, प्रथम ये 4 जो है ये रोला का उदाहरण है और अंतिम जो 2 चरण है वो किसका है? तो अंतिम जो 2 चरण है वो उलाला के उदाहरण है। अगला चलते हैं कुंडलिया। कुंडलिया जो है संयुक्त मात्रिक विषम छंद है। इसमें कुल मात्रा कितनी होती है? तो 24-24 का कॉम्बिनेशन होता है।
दोहा और रोला के मिलने से कुंडलिया छंद का निर्माण होता है। देखिए कितना हो गया, रोला और उलाला के मिलने से क्या था, छप्पई, छप्पई मतलब 6। एक चीज़ और इसमें आपको बताना भूल गए, याद रखिएगा, छप्पई छंद में कुल 6 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? सभी छंदों में 4 चरणों की छंद होती है, परंतु छप्पई में 6 चरण होते हैं। छप्पई में कितने चरण? 6 चरण। 6 से छप्पई भी होता है, 6 से 6 भी होता है, तो छप्पई में 6 चरण होते हैं, याद रखिएगा। अब कुंडलिया में जो है ये भी 6 चरणों का ही है, कुंडलिया भी 6 चरणों का है। इसमें प्रथम 2 चरण दोहा और अंतिम 4 चरण रोला का होता है, ये भी याद रखिएगा। दोहा और रोला के मिलने से कुंडलिया छंद का निर्माण होता है, और वहीं रोला और उलाला के मिलने से किसका निर्माण होता है? तो रोला और उलाला के मिलने से छप्पई छंद का निर्माण होता है। और ये दोनों जो है 6 चरणों वाले छंद हैं, कुंडलिया और छप्पई। अब यहाँ कुछ महत्वपूर्ण है जो आपको याद करना है। चौपाई, ये मात्रा वाला पूछ देगा, चौपाई 16 मात्रा वाला, चौपाई में 16 मात्रा, रोला में 24 मात्रा, बरवे में 19 मात्रा, दोहा में 24 मात्रा को कॉम्बिनेशन रहता है, सोरठा में 24 मात्रा को कॉम्बिनेशन रहता है, हरि गीतिका में 28 मात्रा का कॉम्बिनेशन रहता है, उलाला में 28 मात्रा, छप्पई में 24-28 मात्रा का रहता है, यानी रोला प्लस उलाला, और कुंडलिया में 24 + 24 मात्रा का कॉम्बिनेशन रहता है। इसमें जो होता है दोहा और रोला के मिलने से कुंडलिया छंद का निर्माण होता है, जबकि रोला और उलाला के मिलने से छप्पई छंद का निर्माण होता है। ये सभी थे जो वार्णिक छंद है, वार्णिक छंद के जो महत्वपूर्ण मात्रिक छंद के अंतर्गत आने वाले ये महत्वपूर्ण छंद थे। यहाँ से परीक्षा में अधिकतर प्रश्न यहीं से पूछते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम चलते हैं एक महत्वपूर्ण बिंदु की ओर। मुक्त छंद के जन्मदाता कौन है? तो मुक्त छंद के जन्मदाता याद रखिएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। और तुक को छंद का प्राण कहा जाता है, याद रखिएगा छंद का प्राण किसे कहा जाता है? तुक को कहा जाता है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब चलते हैं वार्णिक छंद की ओर। तो वार्णिक छंद में पहला छंद है सवैया। हम आपको बोले थे वर्णों की गणना के अनुसार जिस छंद का निर्माण होता है उसे वार्णिक छंद कहते हैं, और इसमें आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाला। इसमें आपको याद रखना पड़ेगा, ये जो गणों का जो क्रम है वो याद रखना पड़ेगा। गणों का क्रम बहुत ही महत्वपूर्ण है, बाकी वर्ण को आप आराम से गिन लेंगे। तो वार्णिक छंद, सवैया जो है वार्णिक समृद्ध छंद है। क्या है? वार्णिक समृद्ध छंद है। हम आपको बोले थे वार्णिक समृद्ध छंद में गणों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। प्रत्येक चरण में 22 से 26 वर्ण होते हैं, और इसका चरण किस प्रकार चलता है, यानी गण का जो चरण चलता है देखिए किस प्रकार चलता है। इसमें 7 भगन और 2 गुरु वर्ण होते हैं, और चारों चरणों में तुकांत होता है। अब देखिए 7 भगन और 2 गुरु वर्ण जिस काव्य पंक्ति में रहते वो सवैया छंद होता है। देखिए भगन 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 7 बार, और इसमें 6 लिए का 1 2 3 4 5 6, एक लगता है छूट गया है, लग रहा है ना, एक छूट गया है, एक बार और भगन होगा, यानी 7 बार भगन होगा, और अंत में अंत में गुरु वर्ण आएगा, है ना, याद रखिएगा। यहाँ पर एक गुरु 2 हो गया, एक ही गुरु होगा, यानी गुरु वर्ण मतलब 2 रहेंगे, याद रखिएगा। ये गुरु इसमें एक और भगन छूट गया आपका, याद रखिएगा भगन छूट गया है। अब देखिए इसमें उदाहरण देखिए, पायनी नुपुर मंजू बजे कटी किंकनी के धुनी मधुराई। अब इसको गणना कैसे करेंगे? वर्ण गणना आसान है, सीधा सीधी गिनना है। 1 वर्ण 2 वर्ण 3 वर्ण 4 वर्ण 5 वर्ण 6 वर्ण 7 वर्ण 8 वर्ण। इसमें हमको ये टेंशन नहीं कि हर्षा हुए तो एक गिनेंगे, दुर्गा हुए तो 2 गिनेंगे। कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वर्ण, 10 वर्ण, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 और 23 हो गया। हम आपको बोले थे 22 से 26 वर्ण होते हैं, 22 से 26 वर्ण होते हैं। अब देखिए भगन में क्या होता है? भगन जो होता है हम आपको बताए थे, भगन जो चलता है उसकी गणना का जो ट्रिक बताए थे उसको अब अगर याद कर लीजिएगा तो आपको कहीं दिक्कत होने वाला नहीं। भगन जो चलता है किस प्रकार चलता है? भगन जो होता है 2 1 1 पर चलता है। 2 1 1 जो है भगन का जो मात्रा गणना है भगन का। तो देखिए 2, अब इसमें जो कैसे पहचानिएगा, इसको गिनना तो इस प्रकार है 1 2 3 4 इस तरह गिनना है कि टोटल 23 हो गया, लेकिन पकड़ना किस प्रकार है? तो उसको पकड़ने के लिए आपको फिर वही क्या लाना होगा, वही मतलब जो
हम आपको बताए थे मात्रा की गणना जो है हर शब्द को क्या बोलना है। तो देखिए ये देखिए दो मात्रा में है ना, तो इस भगन का दो एक एक चलता है, एक एक हुआ। फिर भगन का यहाँ देखिए दो एक एक हो गया। मंजू में देखिए मन में दो हो गया, जू में एक, फिर ब में भी एक, तो दो एक एक हो गया। फिर देखिए भगन यहाँ से है, यहाँ दो हो गया मात्रा, एक मात्रा एक मात्रा। फिर देखिए भगन में दो मात्रा एक मात्रा एक मात्रा। देखिए कै में दो एक मात्रा एक मात्रा। तो कुल मिलाकर आपको याद रखिएगा मात्रा की गणना जो है उसे आपको बहुत अच्छा से एकदम याद कर लेना पड़ेगा, सीख लेना पड़ेगा, ताकि आपको दिक्कत ना हो। क्योंकि ये जो यगन मगन भगन सब क्या है, सब मात्राओं की गणना पर चलता है। लेकिन इसमें अगर वर्णों की गणना करना हो तो आराम से गिन सकते हैं, सीधा सीधी गिना जाता है, 1 2 3 4 इसी तरह करके सबको गिन लेना एक एक करके। लेकिन अगर इसी में अगर भगन मगन अगर तगन ये सब अगर जुड़ा हुआ तो उसको फिर आपको याद रखना होगा। तो आप कैसे पहचानिएगा, अगर ये पंक्ति दे देगा पूछेगा इसमें कौन सा छंद है, तो आप कैसे पाइएगा आप, तो आपको फिर इसी यगन मगन पर चलना होगा। तो आपको पता करना होगा, देखिए दो मात्रा एक मात्रा एक मात्रा, ये तो भगन है। दो मात्रा एक मात्रा एक मात्रा, ये भी भगन है। दो मात्रा एक मात्रा एक मात्रा, अरे ये भी भगन है। इसी तरह करके आप चलिएगा, दो मात्रा एक मात्रा एक मात्रा, ये भी भगन है। दो मात्रा एक मात्रा एक मात्रा, ये भी भगन है। दो मात्रा एक मात्रा एक मात्रा, ये भी भगन है। दो मात्रा एक मात्रा, ये भी भगन है। और ये अंत में दो गुरु है। तो आपको तुरंत पकड़ना होगा किसमें था, 7 भगन और 2 गुरु। तो 7 भगन और 2 गुरु सवैया छंद में था। तो इसमें कौन सा छंद है, तो सवैया छंद है। तो ये याद कर लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण। ये भी डायरेक्ट भी पूछ सकता है कि छंद में 7 भगन और 2 गुरु वर्ण होते हैं तो आते हैं तो सवैया छंद में। अब आगे चलते हैं कवित छंद। कवित ये भी वार्णिक समृद्ध छंद है। कुल वर्णों की संख्या इसमें कितना, 31। प्रथम 3 चरण किस प्रकार चलते हैं, 8 8 8 और अंतिम चरण 7 होता है, यानी 8 8 8 और 7 कुल 31 वर्ण। इसका भी उदाहरण दे दिए हैं, डार द्रुम पलना बिछोना नव पल्लव के सुमन झिंगोला सोहे तन छवि भारी है। अब देखिए इसके वर्ण, इसमें वर्ण गणना करना आसान है। 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ तक आगे 8, फिर 8 होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी 8 हो गया। फिर यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 हो गया। फिर अंत में 7 होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7। हम इसको वार्णिक तरीके से गिन रहे हैं, मात्रिक तरीके से गिनेंगे तो यहाँ डार में 2 गिना जाता, र में 1 गिना जाता। लेकिन हम इसको वार्णिक तरीके से गणना कर रहे हैं तो उसको डायरेक्ट गिन देना है, आसान है। अब तीसरा है घनाक्षरी छंद। घनाक्षरी छंद भी सेम उसी प्रकार है। इसमें भी गणों की जो मात्रा, घनाक्षरी छंद कवित छंद के बिल्कुल करीब है। इसमें भी 8 8 8 और 7 का कॉम्बिनेशन होता है। लेकिन इसमें जो होता है गणों का, गण का क्रम होता है, किस प्रकार होता है, इसमें नगन सगन रगन 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 आते हैं। नगन सगन रगन रगन रगन। देखिए यहाँ उदाहरण दे दिए हैं, अति निकट गोदावरी पाप सहारिणी। अब देखिए नगन होना चाहिए। अब इसको कैसे पता चलेगा इसमें कौन सा छंद है, ऐसे करेंगे न ग न। नगन का क्या होता है, तीनों छोटा होता है, बताए थे ना। नगन में तीनों क्या होता है, एक एक वर्ण का था, न ग न। अब सगन में क्या होता है, सगन में जो होता है, अब आपको चलना होगा वहाँ पर, कैसे कीजिएगा, नग सग होता है। तो सगन में क्या होता है, हम आपको बताए थे यस, ट्रिक में बताए थे, यस का होता है 1 2 2। हम बोले थे इसको जस्ट उल्टा कर दो, 1 1 2, क्या हो जाएगा 1 1 2। तो यहाँ देखिए 1 1 2 आया, इसलिए यहाँ क्या है, सगन है, फिर रगन है, फिर रगन है, फिर अंत में क्या है, रगन है। तो ये कौन सा छंद इसमें है, तो इसमें जो आपका जो है घनाक्षरी छंद है। अगला है दूर्त विलंबित छंद। इसमें कुल वर्णों की संख्या 12। गणों का क्रम क्या है, तो नगन भगन भगन रगन। नगन यानी जिसमें एक नगन 2 भगन और 1 रगन होता है। 1 नगन 2 भगन और 1 रगन। परीक्षा में पूछ सकता है कि छंद में 1 नगन 2 भगन और 1 रगन, तो दूर्त विलंबित छंद में। अब देखिए इसे चलते हैं, ना जिसमें कुछ पौरुष हो यहाँ। अब इसको पकड़ते हैं। नगन में क्या बोले थे, 1 1 1। नगन में 1 1 होता है ना, नगन में 1 1 होता है। जबकि भगन जो होता है, भगन में 2 2 1 होता है। भगन भगन नहीं, भगन में 2 1 1 होता है। भगन में क्या होता है, 2 1 1। और रगन में क्या होता है, तगन रगन। और रगन में जो होता है 2 1 2 होता है। ये तीनों याद रखिएगा, क्योंकि इसको आपको याद करना होगा। अब देखिए नगन 1 1 1 था नगन। भगन में देखिए 2 1 1, ये भगन हो गया। फिर भगन 2 1 1,
आप देखिए इसमें बोले तो 2 1 2, तो 2 मात्रा ये हो गया, 1 मात्रा हो गया, फिर 2 मात्रा हो गया। यहाँ चंद्र बिंदु है परंतु ये क्या है, लघु वर्ण है, तो ये 2 1 1 हो गया, तो रगन हो गया। तो इसी तरह आपको पकड़ना है, तो इसमें कौन सा छंद है, तो दूरते विलंबित छंद है। इसे आप याद रखिएगा, किस छंद में एक नगन 2 भगन और 1 रगन होता है, तो दूरते विलंबित छंद में। अगला है मालिनी छंद। कुल वर्णों की संख्या इसमें 15 प्रत्येक चरण में, 7 और 8 वर्णों पर यति भी रहता है, विराम रहता है। अब गणों का क्रम इसका किस प्रकार है, इसका क्रम है देख लीजिए, 2 नगन 1 भगन और 2 यगन, 2 नगन 1 भगन 2 यगन, यानी नगन नगन भगन यगन यगन। पल पल जिसके मैं पथ को देखती थी, देखिए नगन है यहाँ तक, फिर नगन है, फिर भगन है, 2 भगन है तो 2 1 1 होगा, फिर यहाँ देखिए फिर यगन है, फिर अंत में भी क्या है, यगन है। अब आगे चलते हैं, अगला छंद है मदाक्रांता। इसमें जो है कुल वर्णों की संख्या 17, वर्ण संख्या 10 और 7 वर्णों पर यति रहता है, या तो 10 पर या तो 7 पर। अब गणों का क्रम किस प्रकार इसमें है, देखिए इसमें मगन भगन नगन तगन तगन और 2 गुरु, यानी 1 मगन 1 भगन 1 नगन और 2 तगन और 2 गुरु जिस छंद में होते हैं उसमें क्या कहते हैं, उसको मदाक्रांता छंद कहते हैं। ऐसे देखिए फूली डाले सुकुमार मई ती की दे आंखें। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक है आपका मगन, हम बोले थे मगन में सब 2 2 होता है, भगन 2 1 1, नगन में सब 1 1, तगन में क्या है, अगन मगन तगन में क्या हो जाएगा, 2 2 1, तो देखिए 2 2 1 है, फिर तगन 2 2 1 और अंत में 2 गुरु मात्रा, 2 2 मात्रा का है ना। तो ये है मदाक्रांता छंद को पहचानने का ट्रिक। अब अगला है इंद्रवरजा छंद। इसमें कुल 11 मात्रा प्रत्येक चरण में। गणों का क्रम कैसे है, तगन तगन जगन और अंत में 2 गुरु। देखिए यहाँ उदाहरण भी दे दिए हैं, तगन तगन यहाँ तक, फिर जगन और अंत में 2 गुरु। तो इस प्रकार आप आराम से पहचान सकते हैं। और देखिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसे भी आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि हम जब ऊपर में जब आपको पहले बताए मात्रिक छंद, अंत में ये भी बता दिए कभी मात्रिक छंद में आपको हम बताए कि रोला में कितनी मात्राएं होती है, दोहा में कितनी मात्राएं होती है। तो इसमें भी इसको याद रखिए, सवैया में 22 से 26 वर्ण, कवित्त में 31 वर्ण, घनाक्षरी में 31 वर्ण, द्रुत विलंबित में 12 वर्ण, मालिनी में 15 वर्ण, मदाक्रांता में 17 वर्ण और इंद्रवरजा में कितना वर्ण, तो 11 वर्ण। तो इसे भी आप याद कर लीजिएगा, यहाँ से भी परीक्षा पूछ देता है किस छंद में 12 वर्ण होते हैं, या फिर किस वर्णिक छंद में 12 वर्ण आते हैं प्रत्येक चरण में, तो दूरते विलंबित छंद में। इस तरह का सवाल आपको परीक्षा में दे सकता है। तो मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। आप अगर बिहार स्टेट के विद्यार्थी हैं और आप देख लीजिए 2023 में स्टेट की परीक्षा हुई थी, उसमें आप देख लीजिएगा जितने भी परीक्षा में प्रश्न आए थे हिंदी व्याकरण में छंद से, और इस वीडियो को आप मिला लीजिएगा और देखिएगा। इस वीडियो को पढ़ने के बाद उसमें आप देखिएगा जितने भी प्रश्न हल करके सभी प्रश्न आपको हल हो जाएंगे, क्योंकि यहीं से प्रश्न बहुत सारे पूछे थे। तो छंद जो है इसमें आपको सिर्फ क्या करना है, इसमें जानना पड़ेगा कि इसमें कितनी मात्रा होती है, किस छंद में कितना वर्ण होते हैं, ये भी आपको याद करना पड़ेगा। और सबसे महत्वपूर्ण तो आपको बता दिए कि ये चीज़ आपको याद करना अनिवार्य है। ये जो है गण को याद करना अनिवार्य है, क्योंकि इसको याद कीजिएगा तो आपको पहला फायदा ये हो जाएगा कि जो आपका छंद में जो है आपका वार्णिक छंद, उसमें इसका बहुत बड़ा योगदान होता है। चलिए तब तक सभी को धन्यवाद। जो विद्यार्थी अभी तक भारतीय विजन क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर देंगे, और भारतीय विजन क्लासेस से जुड़े हुए आपको और भी महत्वपूर्ण बातें बता रहे हैं। जिनको भी PDF नोट्स चाहिए, CGL का संपूर्ण नोट्स मेरे पास उपलब्ध, जिसको भी चाहिए ले सकते हैं, या फिर झारखंड सहायक आचार्य की भी संपूर्ण सिलेबस उपलब्ध है। सिर्फ पेपर 2 का याद रखिएगा, पेपर 2 हिंदी का संपूर्ण सिलेबस नोट्स, हस्तलिखित नोट्स उपलब्ध है। और भारतीय विजन क्लासेस पर इसका एक प्ले लिस्ट भी बना हुआ, जहां से आप सभी क्लास एक साथ ले कर सकते हैं। तो वो भी आपके लिए दोनों चीज़ें, आप क्लास भी कर सकते हैं या फिर PDF नोट्स चाहिए, दोनों मिल जाएंगे। प्राप्त कैसे करना है, या तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर हमारा टेलीग्राम का ऑफिशियल लिंक में ज्वाइन कीजिए, या फिर डायरेक्ट हमसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।